बोलना सीखो और दुश्मन को पहचानो। क्या हम इन चीजों पर खरे उतर पाए हैं क्या? और ये जो शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन काटते बहुत जोर से। अब समझ आया, समझ तो अब आई है कि शब्दों का कितना बड़ा खेल है। ये आत्मा पर घाव करती है, आदमी भूल नहीं सकता। कहनी अच्छो खिलाएड़ो और गंदो बोलेड़ो आदमी कभी भूले कोई नहीं। लेकिन मुझे क्या कहा गया, आप बहुत सीधे, बहुत ही सीधे हो, बहुत भोले हो आप। जो किसी अधिकारी को गालियां निकाल के बात करे, जो लोगों को धुतकार कर बात करे, जो लोगों की भावनाओं से खेले, उसके लिए होता है कमेंट, अरे वो तो बहुत बोल्ड। अभी विनम्र होना ठीक नहीं है कि जब आप झुको तो लोग आपकी पीठ को पायदान समझकर ऊपर चढ़े। संतुलन बना के चलना है। जिंदगी में एक संतुलन होना चाहिए। अति हर चीज की खराब है, ज्यादा विनम्रता भी खराब है और ज्यादा बड़बोलापन भी खराब है। इन दुश्मन को हमको पहचानना होगा। बहुत थोड़ा सा आत्मविश्वास से चूके नहीं, अहंकार पर गए। आत्मविश्वास आपको सफल बनाता है, लेकिन जहां अहंकार आ गया वहां विनाश निश्चित है। नशा, चाहे कोई भी नशा हो, नशा मतलब एडिक्शन, मोबाइल का। सुबह उठे नहीं कि सबसे पहले हाथ जाता मोबाइल में, मोबाइल का। सोने से पहले सबसे पहले जो रात होती है उसमें भी आखिरी समय तक मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। बहुत खराब नशा है, क्योंकि सभी व्यक्ति आईएएस बनना चाहते हैं, सभी व्यक्ति आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बन पाए। और जब आप नहीं बन पाते हैं तो उसके बाद आपके अंदर जो निराशा आती है, पहले से अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो मुझे निराश नहीं होना है। मेरे लिए ये दूसरा क्षेत्र है, मैं इसमें मेहनत करूंगा या करूंगी, तो निश्चित रूप से जीवन में जो भी वादा होगी आप जरूर सफल होंगे। आज आप स्कूल गए थे, वहाँ क्या हुआ? बच्चे छोटे होते हैं, जब अपन उनसे पूछते हैं, अरे स्कूल गया, टीचर ने क्या कहा, काम किया, होमवर्क चेक किया नहीं किया, हम उसकी कॉपी भी चेक करते हैं। लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपन लापरवाह हो जाते हैं। क्या करना होगा तब मालानी की गांधी की उपाधि आपको मिली है, और मैं मानती हूँ कि इस उपाधि के बाद आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो किसी ने संन्यास की भी बात की थी, राजनीतिक संन्यास की। मैं तो इतना ही कहूंगी कि समाज या क्षेत्र या देश का नुकसान बुरे लोग इतना नहीं कर पाते जितना कि अच्छे लोग चुप रहकर, शांत रहकर या पीछे होकर कर जाते हैं। इसलिए आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा, यही हम सबकी, मुझे लगता है कि हम सबको विश्वास है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी विधायक रहे हैं। आपने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हम सबको गर्व है। पार्टी की बात अलग है, हर किसी का कोई दल हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, लेकिन गर्व है कि हमारे किसान कौम के एक नेता पूरी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपना भागीदारी निभाते हैं। आपका इसमें बहुत स्वागत है। मैं आपसे यही कहूंगी कि बच्चों के साथ निरंतर संवाद और संपर्क बहुत जरूरी है, कि हम उनसे पूछें कि आज आप स्कूल या कॉलेज गए तो वहाँ क्या हुआ, कोई समस्या तो नहीं है, आपको साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और एक ऐसा रिश्ता अपने बच्चों के साथ बनाइए कि चाहे उनसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी हालात हो, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत हो और इतना विश्वास हो कि मैं अपने माता का या पिता को जाकर ये बात बोलूंगा या बोलूंगी तो वो मेरी बात को समझेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। शेराराम जी फौजी साहब का यहाँ सम्मान किया गया। आदरणीय श्याम सिंह जी तेतिया साहब, आदरणीय सूरजमल जी, जो पिछले कई वर्षों से हमारे बीच में लगातार आ रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ज्यादातर इंग्लिश की क्लास लेते हैं। और आज सुबह जब मिली थी तो चर्चा कर रहे थे कि इंग्लिश को लेकर अपने छात्रावास के बच्चों के अंदर क्या समस्या आ रही है। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। आदरणीय नवल किशोर जी गुदारा साहब, जब इनको बोलने को कहा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास बोलने का कुछ ज्यादा नहीं है,
जिनके काम बोलते हैं उनको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इतना सहयोग संस्था को दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य बोलता है। किराया साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय बलवंत सिंह जी, जो सालों से इस संस्था को संभाल रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान है, एक जगह रुकते नहीं हैं, मजबूती के साथ किसी चीज का सामना कर सकते हैं, तो हम भी आपके बच्चे हैं और हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करेंगे। आदरणीय गीता जी, और बहुत ज्यादा भाषण देने की बात तो नहीं है। मैंने ये सोचा था कि जो मेरा अनुभव है, क्योंकि सुनी सुनाई बात तो सभी बोलते हैं, ज्ञान बांटना बहुत आसान है, लेकिन जो खुद का अनुभव है उसको साझा करना चाहिए, ताकि शायद बच्चे हमारे अनुभव से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। जब इस हॉस्टल की बात होती है, जब रामदान जी ने सोची उस वक्त शुरुआत की थी इस हॉस्टल की, आज से 90 साल, आज से 1934 के अंदर, तो उन हालातों को देखी। जब उन्होंने इस हॉस्टल की शुरुआत की तो सर छोटूराम जी की एक बात लेकर आए थे। वो क्या बात लेकर आए थे कि बोलना सीखो और दुश्मन को पहचानो। और इन दोनों के लिए जरूरी था कि हम शिक्षा की तरफ अपने समाज को ले जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, युवाओं को ले जाएं, ताकि वो बोलना भी सीखे और दुश्मन को भी पहचानना सीखे। उन्होंने शुरुआत इस हॉस्टल से की। शिक्षा के मामले में अगर इस हॉस्टल की बात करें तो बहुत गर्व होता है कि यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे निकले, अच्छी नौकरियों में गए, अच्छी डिग्री ली, अच्छे पैसे कमाए, धन कमाए। लेकिन क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी डिग्री लाना, अच्छे पैसे कमाना? क्या शिक्षा का उद्देश्य यही था? या वो जो बात लेकर आए थे कि बोलना सीखो, तो वो क्या बात थी? वो क्या कहना चाहते थे? शिक्षा से केवल हमारा, ठीक है, हम अपने पांवों पे खड़े होते हैं, हमारा रोजगार भी है, हमें कमाना भी है, हमें धन भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे चरित्र का निर्माण हो, हमारी आत्मा की जो शक्ति है, जिसको आत्मबल कहते हैं, वो मजबूत हो, हमारी बुद्धि जो है, हमारा दिमाग है, उसका विकास हो। क्या हम इन चीजों पर खरे उतर पाए हैं? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ गए, अच्छी नौकरियां पाली, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो अभी संस्कारों की बात आ रही है, चरित्र की बात आ रही है, कमी आई है। बोलना सीखो। बोलने में शब्द हो सकते हैं कि आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका व्यवहार हो सकता है। केवल बोलने से नहीं होता, आपका व्यवहार क्या है, आपका आचरण क्या है, आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सारी चीजें आपके बोलने में आती हैं। सारी चीजों से आपका, आपके परिवार का पता चलता है। और मेरा ये मानना है, मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि ये 50 साल की जिंदगी ली और इसमें मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ गंगाराम जी से सीखा। रामदान जी को तो मैंने नहीं देखा था, तो मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, वही शब्द इस्तेमाल में आते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन काटते बहुत जोर से, और जब काटते हैं तो ऐसा घाव करते हैं कि वो भर नहीं सकते। तो अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करेंगे। हमारी सोच अच्छी हो, हमारे शब्द अच्छे हो, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे व्यवहार करेंगे, जैसे व्यवहार करेंगे वो आचरण में आ जाएगा, और वही आचरण फिर हमारा आदत बन जाएगी, और फिर वैसे ही हम काम करेंगे। ये पूरी कड़ी है। तो मैं कई बार सोचती थी पहले कि ये बोलना सीखो, भाई बोलना कैसे सीखना है, लेकिन अब समझ आया। समझ तो अब आई है कि शब्दों का कितना बड़ा खेल है। ये आत्मा पर घाव करती है, आदमी भूल नहीं सकता। कहनी अच्छो खिलाएड़ो और गंदो बोलेड़ो आदमी कभी भूले को नहीं। दोनों ही चीजें इंसान को हमेशा याद रहती।
जब व्यवहार की बात आती है तो हमेशा ये सिखाया जाता है कि विनम्र रहना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी भर इसका पालन किया कि विनम्र रहना है, बड़ों का सम्मान करना है, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे क्या कहा गया, आप बहुत सीधे, बहुत ही सीधे हो, बहुत भोले हो आप। जो किसी अधिकारी को गालियां निकाल के बात करे, जो लोगों को धुतकार कर बात करे, जो लोगों की भावनाओं से खेले, उसके लिए होता है कमेंट, अरे वो तो बहुत बोल्ड है। क्यों बोल्ड है? कि उसको अगले को गालियां निकाल। तो ये बात मेरी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने जिंदगी में ये अनुभव किया कि हाँ, आप विनम्र होना चाहिए। किसी को गालियां निकालना अपना संस्कार नहीं, किसी के खिलाफ बोलना, किसी के लिए गलत बोलना अपना संस्कार नहीं, लेकिन इतना भी विनम्र होना ठीक नहीं है कि जब आप झुको तो लोग आपकी पीठ को पायदान समझकर ऊपर चढ़े। इतना भी विनम्र होना ठीक नहीं। कहते हैं ना कि सिखाया ये जाता है कि विनम्र होना चाहिए, क्योंकि जब आंधी आती है तो जो पेड़ नरम होते हैं वो उस तूफान को झेल जाते हैं, और जो ज्यादा कड़क होते हैं, सख्त होते हैं, वो उस तूफान को झेल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह भी है कि जो ज्यादा नरम होते हैं सबसे पहले कांटा भी उन्हीं को जाता है। तो इसलिए एक संतुलन बना के चलना है। जिंदगी में एक संतुलन होना चाहिए। अति हर चीज की खराब है, ज्यादा विनम्रता भी खराब है और ज्यादा बड़बोलापन भी खराब है। और फिर वही बात आती है कि हमारा विचार, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार सब इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है कि दुश्मन पहचान। अब दुश्मन पहचाना तो भाई दुश्मन कैसे? फौजी साहब बैठे हैं भाई, दूसरे देश की सीमा पर तो दुश्मन सामने दिखता है कि हाँ ये दुश्मन है और इसके खिलाफ है, इसको मारना है। लेकिन भाई रोजमर्रा की जिंदगी में दुश्मन क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेरी समझ में आया, हो सकता है और भी हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया, नशा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इन दुश्मन को हमको पहचानना होगा। देखिए, बात आती है कि आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये बच्चे बैठे हैं, हम इनको यही कहते हैं, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखो। आज मैं आपके सामने हूं तो इसलिए हूं कि मेरा आत्मविश्वास मैंने कभी कम नहीं होने दिया, अपने ऊपर विश्वास कभी कम नहीं होने दिया, हर संघर्ष, हर चुनौती का मुकाबला किया। आत्मविश्वास तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा। आत्मविश्वास से चूके नहीं, अहंकार पर गई। मैंने कहीं सुना है और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आपको भी बताऊंगी। आत्मविश्वास कहता है कि मैं सही, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही सही हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं मुकाबला कर सकता हूं, अहंकार कहता है मेरा तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो बात तो दोनों करते हैं, कहते हैं दोनों करते भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इसमें। और ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए बता रही हूँ। ये चीजें मुझे इसलिए समझ आई है क्योंकि मैंने अनुभव किया है। आत्मविश्वास आपको सफल बनाता है, लेकिन जहां अहंकार आ गया वहां विनाश निश्चित है। तो बच्चों को कहूंगी कि आत्मविश्वासी बनो, लेकिन इस अहंकार से दूर रहना ये जीवन का नाश करता है। नशा, चाहे कोई भी नशा हो, नशा मतलब एडिक्शन, कोई भी चीज की लत लग जाए, वो किसी भी चीज की हो सकती है। हम बात करते हैं अमल की, डोडे की, दारू की, और वो तरह तरह के जो नए नशे आ रहे, वो तो खराब है ही है। उनसे तो हमें दूर रहना ही है, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का नाश करते हैं। आज आपके माता पिता या हमारे बुजुर्ग यहाँ नहीं पहुंचे होते अगर वो नशे में पड़ गए होते। नशा करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जिंदगी को विनाश करता है। ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा नशा है मोबाइल का। सुबह उठे नहीं कि सबसे पहले हाथ जाता है मोबाइल में, मोबाइल का।
सोने से पहले सबसे पहले जो रात होती है उसमें भी आखिरी समय तक मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। कहीं से 2 मिनट का भी वक्त मिल जाए तो हम यूं नहीं कि किसी से बात कर ले, उसमें भी अपने मोबाइल में देखने लगेंगे मैं मोबाइल में क्या हो रहा है। और ये बहुत खराब नशा है, क्योंकि आज हमने तरक्की कर ली, ये आर्थिक तरक्की कर ली, लेकिन ये खराब बात है कि हम अपने पास बैठे व्यक्ति से बात नहीं करते। उससे ज्यादा अहमियत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम अपने इस मोबाइल को दे रहे हैं। रिश्ते खत्म हो रहे हैं, समाज का, परिवार का जो ताना बाना था वो खत्म हो रहा है। एक परिवार बाहर रेस्टोरेंट में भोजन करने जाता है, अगर माता पिता है, 2 बच्चे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, वो टेबल पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, चारों अपने अपने मोबाइल में लगे। तो फिर क्या मतलब है इस मोबाइल का? कहाँ रहा वो परिवार का ताना बाना? तो ऐसे नशे से दूर रहने की जरूरत है। आत्मविश्वास मजबूत करना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, और ईर्ष्या तो छोड़ ही देना। अगर कंपटीशन करना है तो बच्चों खुद से करना, अपने पड़ोसी के सुख से परेशान मत होना, अपने दुख को देखना, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं उस पर विचार करना, उस पर काम करना, तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। मैं बच्चों को बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि वो आगे कॉलेज में जाने वाले हैं। यहाँ तो बलवंत सिंह जी थे, नुकलाराम जी थे, लालू जी वकील साहब थे, पाचाराम जी, यहाँ दादी साथी, आप सबको मार्गदर्शन देने के लिए, रोकने टोकने के लिए। लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने, और उसके बाद तय करें कि आपको क्या बनना है। सभी व्यक्ति आईएएस बनना चाहते हैं, सभी व्यक्ति आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बन पाए। और जब आप नहीं बन पाते हैं तो उसके बाद आपके अंदर जो निराशा आती है, पहले से अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो मुझे निराश नहीं होना है, मेरे लिए ये दूसरा क्षेत्र है, मैं इसमें मेहनत करूंगा या करूंगी, तो निश्चित रूप से जीवन में जो भी बाधा होगी आप जरूर सफल होंगे। यहाँ भी बाबागण बैठे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये भी बात अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें। दिन में चाहे 1 घंटा हो, उनसे बात जरूर करें, उनसे जरूर पूछें कि आज आप स्कूल गए थे, वहाँ क्या हुआ। बच्चे छोटे होते हैं, जब अपन उनसे पूछते हैं, अरे स्कूल गया, टीचर ने क्या कहा, काम किया, होमवर्क चेक किया नहीं किया, हम उसकी कॉपी भी चेक करते हैं। लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपन लापरवाह हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि बच्चों के साथ निरंतर संवाद और संपर्क बहुत जरूरी है, कि हम उनसे पूछें कि आज आप स्कूल या कॉलेज गए तो वहाँ क्या हुआ, कोई समस्या तो नहीं है, आपको साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और एक ऐसा रिश्ता अपने बच्चों के साथ बनाइए कि चाहे उनसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी हालात हो, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत हो और इतना विश्वास हो कि मैं अपने माता का या पिता को जाकर ये बात बोलूंगा या बोलूंगी तो वो मेरी बात को समझेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। इतना विश्वास उस बच्चे में जब आप पैदा कर देंगे, जब बच्चे को ये भरोसा होगा कि मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी सुनवाई करेंगे और मेरी मदद भी करेंगे, तो ये बच्चे, इनका भविष्य बहुत सुरक्षित होगा। इन बच्चों को कहीं दूसरी तरफ काउंसलर रखते हैं, कंसल्टेंट रखते हैं, अरे भाई क्यों, हमारे माता पिता हैं, हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हमारे माता पिता हैं। एक अनजान आदमी से हम बोलते हैं, अपने मन की परेशानी बता रहे हैं, अपने माता पिता को बताइए, वो आपकी समस्या का समाधान बेहतर ढंग से करेंगे, क्योंकि आपको आपके माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो बच्चों को भी कहूंगी, जो भी बात हो, जैसी भी बात हो, एक बार आपको डांट उड़ेगी, लेकिन अपने माता पिता को जरूर बताएं कि ये समस्या है, ये गलती हो गई, ये परेशानी आ रही है, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होगा और आपके माता पिता के साथ आपका एक भरोसे का रिश्ता कायम होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि गुमनाराम जी जब आए थे तब कहा था कि संक्षिप्त में रखिएगा। मेरी भी इच्छा तो बहुत कुछ बोलने की थी, लेकिन मुझे पता है कि अब संक्षिप्त करना ठीक रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगी, आप सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबने इस चुनाव के अंदर अपनी इस बहन को जो आशीर्वाद दिया, जो सहयोग दिया, कोई कहीं किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी समाज का रहा हो, किसी भी जाति का, धर्म का रहा हो,
आप सबने इस बेटी को अपना मानकर जो आशीर्वाद दिया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं मानती हूँ कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, इस भरोसे को बहुत जिम्मेदारी से मुझे निभाना है। आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं निभाऊंगी, आपकी आशाओं पर खरी उतरूंगी। रामदान जी और गंगाराम जी ने जिस तरीके से काम किए, उसी तरह आप सबको साथ लेकर समाज और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा वो काम करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ और आप सबने जो आशीर्वाद, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।